अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग वारिस शाह की पोएम हीर के सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। हीर वारिस शाह एक एपिक पोएम है और इसके अंदर क्लासिकल रोमांस दिखाया गया है। ये पोएम पंजाबी लैंग्वेज में लिखी गई थी और इस वजह से ये पंजाबी कल्चर और उनके एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करती है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हीर और रांझा की पर्सनैलिटी को और उनके फैमिली बैकग्राउंड को, कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और किस तरह रांझा अपने घर को छोड़ के तो एक सफ़र के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसकी मुलाकात हीर के साथ होती है। तो किस तरह पहली नज़र में उन दोनों के अंदर एक मोहब्बत के इमोशंस पैदा होते हैं, किस तरह वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे उनकी ये लव है उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, उनको कैसे सोशल रिस्ट्रिक्शंस को फेस करना पड़ता है, फैमिली बैरियर्स को फेस करना पड़ता है। तो प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने उसको नहीं सुना तो पहले उसको सुन लीजिएगा ताकि हीर और रांझा की पर्सनैलिटी वो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चले हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 में वारिस शाह हीर और रांझा के लव की डीप ग्रोथ को दिखाते हैं। शुरू में इनको लगता है कि हीर और रांझा एक दूसरे की पर्सनैलिटी और ब्यूटी की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन अब उनके दरमियान एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम हो जाता है जिसका ताल्लुक उनके दिल, उनकी रूह और इमोशंस के साथ है। वो दोनों खुद को एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल महसूस करते हैं और यही चीज़ इनके लव को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है और इसी स्ट्रॉन्ग लव की वजह से उनको फ्यूचर में जाके बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब इनका रिलेशनशिप अट्रैक्शन से निकलकर इमोशनल अटैचमेंट की तरफ आ जाता है। मीन्स के एक को पेन हो रही है तो वो पेन दूसरा भी फील कर रहा है। उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए लॉयल्टी पैदा हो जाती है। अगर कोई खुश है तो वो खुशी दूसरा भी महसूस कर रहा है। तो रांझे की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही होता है कि हीर को पाना है, अपनी मोहब्बत को पाना है, और इस वजह से ये दोनों अपनी ज़ात से बढ़कर एक दूसरे के लिए जीने लगते हैं, एक दूसरे की परवाह करने लग जाते हैं। अब रांझा परमानेंटली हीर के गांव में रहना शुरू कर देता है और ये अपना विलेज छोड़ आता है। अब ये अपना विलेज क्यों छोड़ के आता है? क्योंकि ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा तंग होता है। इसकी भाभी इसको टोंट मारती है कि हमसे तुम्हारे लिए रोटियां नहीं बनाई जाती और ना ही तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए बनाई जाती हैं, तो तुम अपने लिए हीर को ले आओ ताकि वो तुम्हारे लिए ये रोटियां बना बना के तुम्हें दे। तो इस वजह से रांझे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने घर वालों को बोल के जाता है कि अब मैं हीर को लेके ही अपने साथ गांव में वापस आऊँगा। और जब रांझा हीर के गांव पहुंचता है तो इसकी वहाँ हीर के साथ पहली मुलाकात होती है और पहली मीटिंग में ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पैदा होती है। तो अब हीर और रांझा इन दोनों की ज़िंदगी का मकसद ये होता है कि एक दूसरे को हासिल करना है, और रांझे का अपना घर छोड़ देने का फैसला उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज ले आता है, क्योंकि अब वो अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर सिर्फ अपने महबूब के लिए, अपने बिलवड के लिए जीना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स वर्किंग एज अ केयर टेकर ऑफ हीर्स कैटल। अब जब रांझा और हीर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हीर को भी रांझा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इस टाइम हीर के घर में एक केयर टेकर की ज़रूरत होती है जो इसके भैंसों का ख्याल रख सके। तो हीर क्या करती है, रांझे को अपने साथ घर ले आती है, अपनी फैमिली से मिलवाती है कि ये केयर टेकर मुझे मिल चुका है। तो इसके जो फादर होते हैं वो इसको ना भैंसों की केयर के लिए रख लेते हैं, लेकिन उस टाइम जो इसके चाचू होते हैं ना दीदो, वो कहते हैं कि ये शख्स मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको ना रखें। लेकिन हीर अपनी फैमिली को, अपने फादर को फोर्स करके तो रांझे को केयर टेकर के लिए रख लेती है। आप देखिए रांझा भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी ज़मींदार होते हैं, उनके पास भी ज़मीनें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो गुलामी की ज़िंदगी को क्यों एक्सेप्ट करता है? वो इतने साल हीर की भैंसों का क्यों ख्याल करता है? क्योंकि वो हीर से लव करता है और इनका लव इतना ट्रू है कि वो हीर के लिए हर प्रॉब्लम को, हर सेक्रीफाइस को देने के लिए तैयार होता है, हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो तैयार रहता है। और रांझा ये जॉब इस वजह से एक्सेप्ट करता है ताकि वो हर टाइम हीर के करीब रह सके, वो दोनों एक दूसरे को समझ सकें, उनमें अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब इन दोनों के दरमियान लव फिजिकली नहीं था बल्कि स्पिरिचुअली और इमोशनली था। वो जब दोनों एक दूसरे के पास बैठे होते थे तो वो खुशी फील करते थे, उनको सुकून मिलता था। आज की अगर हम लव की बात करें तो वो सिर्फ टाइम पास होता है या फिजिकल होता है, लेकिन इन दोनों का लव ट्रू इमोशंस पर बेस करता है। अब हीर रांझे की सिर्फ बिलवड नहीं होती बल्कि ये एक केयरिंग और लॉयल पार्टनर होती है जो हर प्रॉब्लम में रांझे की हेल्प करती है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, जो भी उसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है उसकी उस ज़रूरत को पूरा करती है। अब चूँकि ये जो सोसाइटी होती है इनके लव को एक्सेप्ट नहीं करती,
इस वजह से हीर को ये सारे काम सीक्रेटली करने पड़ते हैं। वो सीक्रेट मीटिंग करती है रांझे के साथ। इनका ये सीक्रेट लव और सैक्रिफाइस इनके करैक्टर की मजबूती और लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। और जब रांझा अपनी फैमिली के पास होता है तो वहाँ पे ये कोई काम नहीं करता, सारे काम इसको इसकी भाभियाँ करके देती है। लेकिन अब जब ये हीर का केयर टेकर बना हुआ है तो उसको सारे काम खुद करने पड़ते हैं और इसको बहुत सी प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है और इसको बेचैनी भी होती है, ये खुद को तन्हा महसूस करता है। तो यहाँ पे हीर अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। वो रांझे को कंफर्ट देती है और इमोशनली सपोर्ट भी करती है। अब रांझे को भी लगने लगता है कि उसका जो दुख है, उसकी बेचैनी खत्म हो रही है, उसको अपने अंदर सुकून महसूस हो रहा है। तो इसी वजह से रांझे की भी पूरी ज़िंदगी हीर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि हीर इसका बहुत ख्याल रखती है। वक्त के साथ साथ इनकी सीक्रेट मीटिंग्स बढ़ती जाती हैं। ये खुलकर एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो इनके लव को एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस वजह से इन दोनों को सीक्रेट मीटिंग्स रखनी पड़ती हैं। जितना वो एक दूसरे से मिलते हैं, इनके लव और बढ़ता जाता है और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इनका लव ये रोमांटिक इमोशंस पर बेस नहीं कर रहा, बल्कि लॉयल्टी और स्पिरिचुअल पीस होता है इनकी मीटिंग्स के अंदर। लव ग्रोज साइलेंटली अवे फ्रॉम द आइज ऑफ सोसाइटी। अब वो दोनों सोसाइटी में तो रहते हैं, लेकिन उनका लव सोसाइटी को नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि वो सोसाइटी को शो ही नहीं करवाते। उस टाइम पीरियड में सोसाइटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी लवर्स के लिए, तो उनको ये सारा काम छुप के करना पड़ता था और यही इनके स्ट्रॉन्ग लव की बेस बनती है। अगर वो सबके सामने लव का इजहार करते तो उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, उनके ही सेपरेशन भी हो सकती थी। इस वजह से उन्होंने अपने लव को सीक्रेट रखा। हीर एंड रांझा फील स्पिरिचुअल पीस इन ईच अदर्स कंपनी। जब वारिस शाह ने इन दोनों के रिलेशनशिप को लोगों तक दिखाया, लोगों को बताया हीर और रांझा की लव स्टोरी को, तो उन्होंने इसमें सूफिज्म स्टाइल को पेश किया। क्योंकि इनका जो लव है रोमांटिक बेस नहीं था, ना ही उनको फिजिकली किसी चीज़ की ज़रूरत थी, बल्कि वो सिर्फ स्पिरिचुअली पीस चाहते थे दोनों एक दूसरे से। और जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते थे तो जो सुकून उनकी सोल को एक दूसरे से बात करने से मिलता था, वो दुनिया के किसी भी कोने से उनको नहीं मिल सकता था। तो इस वजह से इनका लव ट्रू दिखाया गया और स्पिरिचुअल बेस दिखाया गया। इनके रिलेशनशिप में किसी भी किस्म का कोई लालच या फिर बेनिफिट नहीं था, इनका लव प्योर था। तो वारिस शाह ने इनके लव को दो तरह से पेश किया, एक वर्ल्डली है और दूसरा स्पिरिचुअल है। वर्ल्डली इसलिए दिखाया गया है क्योंकि लव स्टोरी है ये, तो सभी लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली किसी का लव नहीं होता। इनका लव इस वजह से स्पिरिचुअली है, जब एक शख्स एक को याद कर रहा होता है तो दूसरे को खुद ब खुद फील हो जाता है कि मेरा बिलवड मुझे याद कर रहा है। और जब रांझा हीर को याद कर रहा होता है तो उसको ऐसे लगता है कि वो इबादत कर रहा है, इसको अपना लव इबादत के जैसा फील होने लगता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ रांझे का इंटरेस्ट वर्ल्डली डिज़ायर्स में ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसकी कोई भी दुनिया की ख्वाहिश नहीं रहती, ना उसके अंदर लालच होता है क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग होता है, उनके पास भी पैसे होते हैं, मालो दौलत होती है। तो इस वजह से उसके अंदर इस तरह की ख्वाहिशात बिल्कुल भी नहीं होती। अब उसको सिर्फ पीस चाहिए होता है और उसका पीस किसके साथ जुड़ा है? हीर के साथ, और वो उसी के साथ अपनी लाइफ को गुजारना चाहता है। हीर इसकी ज़िंदगी का सेंटर बन जाती है, मरकज़ बन जाती है। उसकी खुशी, गम, ख्यालात, ये सारा कुछ हीर के साथ जुड़े होते हैं। वो हीर के बगैर अपनी ज़िंदगी को तसव्वुर ही नहीं करता, उसके बगैर इसकी ज़िंदगी नामुकम्मल महसूस होती है। दूसरी तरफ हीर रांझे से सिर्फ मोहब्बत नहीं करती बल्कि इमोशनली उस पर डिपेंडेंट हो चुकी होती है। इसको लगता है कि रांझा इसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, अगर वो इसकी लाइफ में ना आया तो इसकी लाइफ नामुकम्मल ही रहेगी। और जब हीर और रांझा एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो इनकी कन्वर्सेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एक के दिल में भी बात होती है, दूसरा उसको पहले से ही समझ जाता है। तो ये उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो कर रही है कि उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन भी था। नेचर इज़ यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड रोमांस इन दिस सेक्शन। सेक्शन 2 में जो नेचुरल लैंडस्केप्स हैं उनको बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। फील्ड्स, रिवर्स, कैटल्स एंड विलेज लाइफ, ये हीर और रांझा के लव को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं क्योंकि इनमें नेचर है और पीस दिखाया गया है। जो नेचर होती है वो इनके लव को साइलेंटली फील करती है क्योंकि सोसाइटी को तो ये अपना लव शो नहीं करते। तो जहाँ पे ये जाके अपनी मीटिंग करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, तो वहाँ पे इनके चारों तरफ नेचर होती है, खेत होते हैं, मवेशी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नेचर भी इनके लव को साइलेंटली फील करती है। रूरल पंजाब इज़ डिस्क्राइब्ड इन अ रियलिस्टिक एंड पोइटिक वे। अब वारिस शाह ने जब हीर और रांझा की लव स्टोरी को डिस्कस किया है तो उसके साथ साथ उन्होंने इन लोगों का बैकग्राउंड भी दिखाया कि वो लोग कैसा लिबास पहनते थे, उनके रस्म व रवाज, उनका बोलचाल, उनकी डेली की लाइफ कैसी थी।
तो ये सारी चीज़ें दिखाने की वजह से इनकी स्टोरी में एक पोइटिक स्टाइल आ जाता है, क्योंकि नेचुरल लैंडस्केप्स भी हैं और उनका कल्चर भी दिखाया गया है। तो इस वजह से इनकी स्टोरी रियलिटी के बहुत क्लोज लगती है। सोशल रिस्ट्रिक्शन स्लोली बिगेन टू थ्रेटन देयर रिलेशनशिप। अब जैसे जैसे इनका रिलेशनशिप बढ़ता जाता है और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तो सोसाइटी को इनके बारे में पता चल जाता है। सोसाइटी इनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। अब इसके अगेंस्ट जो सबसे ज़्यादा हीर के अंकल होते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। तो इन लोगों के लव के बीच में लोगों की बातें, उनके कस्टम्स और सोशल रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जो इनके लव के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती हैं। उस टाइम पीरियड में इंसानों की खुशी से ज़्यादा फैमिली ओनर को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ये नहीं देखा जाता था कि बच्चों की खुशी किस में है, बल्कि वो ख़ानदान की इज्जत को ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो इस वजह से इनके लव को एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिया जाता है, गलत तस्वुर किया जाता है और इनके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, ताकि वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, एक दूसरे से जुदा हो जाएं। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, तो इनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी हो जाती है और इनके जो आसपास के लोग होते हैं, वो इनके बिहेवियर्स में एक चेंज को फील करते हैं। उनको लगता है कि हीर खामोश रहने लग गई है और हर टाइम किसी न किसी सोच में गुम रहती है। और दूसरी तरफ रांझा है, वो अपने काम से अपनी तवज्जो हटाकर तो हर टाइम वो हीर पे अपना फोकस रखता है। पुराने ज़माने में लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत नज़र रखते थे, इसलिए इनकी जो मोहब्बत होती है वो ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहती, वो सबके सामने आ जाती है। देयर हिडन लव क्रिएट्स डाउट एंड सस्पिशन इन सोसाइटी। वारिस शाह कहते हैं कि सोसाइटी अक्सर जो ट्रू लव होता है उसको समझने की बजाय डाउट करती है और क्रिटिसाइज़ करती है। इसी तरह जब ये हीर और रांझा सीक्रेट मीटिंग्स करते हैं, तो लोगों को इन पर शक हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में एक लड़का और लड़की को आज़ादाना तौर पर मिलने की परमिशन नहीं दी जाती थी। इसको बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट लिया जाता था। तो इस तरह लोगों के जहन में डाउट पैदा हो जाते हैं, बदगुमानियाँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए फैमिली ओनर सबसे ज़्यादा अजीज़ है और बच्चों की खुशियाँ बाद में है। हीर और रांझा की लव स्टोरी को सबके सामने लाने में मेन रोल कैदो का होता है। कैदो हीर के अंकल होते हैं। इनका स्टोरी में एक नेगेटिव करैक्टर दिखाया गया है। ये जेलस फील करते हैं, ये हसद होता है इनके दिल में और दूसरों के लिए नफरत होती है। ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि कोई शख्स खुश क्यों है, तो ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ तलाश करते रहते हैं जिससे दूसरों की खुशियों को बिगाड़ सके। तो इसी तरह हीर और रांझा के लव को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो इनका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, इन पर नज़र रखते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ इनको मिले, इनको प्रूफ मिले, ताकि वो सबके सामने ला सकें। ही रिप्रेजेंट सोशल हाइपोक्रेसी एंड नैरो माइंडेड ट्रेडिशन। अब यहाँ पे कैदो सिर्फ एक फ़र्द की जेलसी या फिर उसके नेगेटिव करैक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि पूरी सोसाइटी के हाइपोक्रेसी को दिखा रहा है कि कैसे लोगों के दिलों में मुनाफकत भरी हुई है, वो दूसरों को खुश नहीं देख सकते। उनके लिए फैमिली ओनर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंसानों के जो इमोशंस है वो बाद में उनके लिए मैटर करते हैं, बल्कि ये मैटर करते ही नहीं है। जो फैमिली होती है वो लोगों की बातों में आकर तो कोई डिसीजन ले लेती है, जिसकी वजह से इन दोनों को बहुत सी पेन फील करना पड़ती है। अब कैदो हीर और रांझा पे नज़र रखना शुरू कर देता है कि इनकी मीटिंग्स कब होती हैं, ये कब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, क्योंकि ये प्रूफ ढूंढना चाहता है ताकि अपनी फैमिली को दिखा सके। एक मरतबा ये हीर के फादर को बताता है कि इनका आपस में रिलेशनशिप है, लेकिन हीर के फादर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। इसको कहते हैं कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई होगी। लेकिन अब कैदो कहता है कि मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, क्योंकि इसको ये लग रहा होता है कि अगर इनका लव अफेयर सबके सामने आ गया तो इनके जो फैमिली ऑनर है वो डैमेज हो जाएगी, सब लोग इनको बातें करेंगे, क्योंकि उस सोसाइटी में जो लव मैरिज है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उसको एक बुरी नज़र से देखा जाता था। अब जबकि कैदो ने हीरो रांझा पे नज़र रखी होती है, तो रांझा हीर को उसके घर मिलने आता है, तो कैदो रांझे को वहाँ पे पकड़ लेता है। तो सारी फैमिली को भी पता चल जाता है कि ये हीर और रांझा का आपस में कोई रिलेशनशिप है। तो अब हीर के फादर को भी इस चीज़ की फिक्र लग जाती है कि हमें सोसाइटी क्या कहेगी। सोशल क्रिटिसिज्म आ जाता है इधर कि सोसाइटी उन पर तनकीद करेगी कि किस तरह के लोग हैं। इनकी बेटी इकलौती बेटी है, वो भी इनकी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो लेकिन ये इनकी बेटी क्या कर रही है, उसको फैमिली की ऑनर की भी परवाह नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे फैमिली रेपुटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी जो एक बेटी है जिसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं, उसके जो डिज़ायर्स हैं, उसकी ख्वाहिशात है, वो उनके लिए मैटर नहीं करती। अब यहाँ पे सोसाइटी और लव के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि एक तरफ हीरो और रांझा का लव है और दूसरी तरफ सोशल क्रिटिसिज्म है कि सोसाइटी इनके लव को एक नहीं होने देगी। लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन के बावजूद ये दोनों फिर भी अपनी मीटिंग्स को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन हीर के फादर अब ऐसा नहीं करने देते। हीर के जो अंकल होते हैं ना, वो इन दोनों को मिलने नहीं देते, हीर को घर में बंद कर दिया जाता है। तो हीर के फादर चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग हीर की शादी करके तो इसको यहाँ से रुखसत कर दें। तो जो कैदो होते हैं हीर के अंकल,
वो फ़ौरन से कोई ना कोई रिश्ता उसके लिए ढूंढ के ले आते हैं हीर के लिए, और ज़बरदस्ती हीर की उसके साथ शादी करवा दी जाती है। लेकिन उससे पहले रांझे को ये बोला जाता है कि तुम अपने घर वापस जाओ तख्त ज़ारा और अपनी फैमिली को साथ लेके आओ। आगे हीर का रिश्ता मांगो तो हम बाइज्जत तुम्हारे साथ हीर को रुखसत कर देंगे। रांझा चला जाता है हीर को लेने के लिए, लेकिन उसके पीछे जो कैदो होते हैं हीर के अंकल, वो ज़बरदस्ती हीर की शादी करवा देते हैं किसी और शख्स के साथ। और दूसरी तरफ रांझा अपनी बारात लेके हीर के गांव की तरफ आ रहा होता है और उसे रास्ते में एक बारात नजर आती है। तो वो लोगों से पूछता है कि आज किसकी शादी है। तो वो बताते हैं कि सियालना की हीर की आज बारात है, उसकी रुखसती हो रही है। तो उस टाइम ऐसी एक पेनफुल सिचुएशन बन जाती है कि रांझे को इतना दुख होता है, लेकिन जो उसके घर वाले होते हैं हीर रांझे के घर वाले, वो भी उसको इतनी बातें सुनाते हैं। तो फिर ये क्या करता है कि ये दुनियादारी को छोड़ के तो जोगी बन जाता है। यहाँ पे सूफिज़्म का कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि इनका लव जो था वो फिजिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली था। वो दुनिया की ख्वाहिशात डिज़ायर्स को बिल्कुल ख़त्म करके तो अल्लाह के साथ अपनी लो लगा लेता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बन रहा है सोशल क्रिटिसिज्म का, कि सोशल कस्टम्स आर इनमीज ऑफ लव, कि सोसाइटी के जो कस्टम्स होते हैं, उनकी ट्रेडिशंस होती हैं, वो इंसानों के रास्ते में रुकावटें पैदा करती हैं। इसी वजह से ये हीर और रांझा को मिलने नहीं देती, क्योंकि इनकी पुरानी रवायात ये होती है कि लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर इनकी लव मैरिज हो जाती तो इनका फैमिली ओनर ख़राब हो जाना था। वारिस शाह हमें इस पॉइंट के जरिए दिखाते हैं कि ट्रू लव मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करना पड़ता है, बहुत सी पेनफुल सिचुएशन से भी गुजरना पड़ता है। आप लोगों ने भी इस पॉइंट के जरिए देखा कि रांझे ने 20 साल अपने ख्वाहिशात को ख़त्म करके, वर्ल्डली डिज़ायर्स को ख़त्म करके तो हीर की भैंसों की केयर की। लेकिन अब जब उन दोनों की शादी का टाइम था तो फैमिली ओनर बीच में आ गई, तो जिस वजह से उन दोनों की सेपरेशन हो गई। हीर बहुत कोशिश करती है कि वो लॉयल रहे अपने पार्टनर के साथ, लेकिन उसके अंकल होते हैं उसके सर में छड़ी लगा के तो उसको बेहोश कर देते हैं और उसका ज़बरदस्ती निकाह करवा के तो उसको रुखसत कर देते हैं। इस स्टोरी का मेन थीम है फेट। अब देखिए, अगर किस्मत में इन दोनों का मिलना लिखा होता तो वो दोनों ज़रूर मिलते। जब रांझा जोगी बन जाता है और हीर की भी शादी हो जाती है, तो रांझा भिखारी बन जाता है ना, तो वो भीख मांगने के लिए हीर के गाँव जाता है और वहाँ पे जाके वो एक कलाम पढ़ रहा होता है। तो जब हीर की जो नंद होती है वो बाहर आटा देने के लिए आती है, तो हीर भी देखती है कि ये कौन है जिसकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है। तो जब वो हीर बाहर आती है तो वो रांझे को देखती है, तो वो बहुत हैरान होती है कि रांझे ने अपना ये क्या हाल बना लिया है। लेकिन इन दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी तो होती है, क्योंकि हीर का तो अपने पहले शौहर के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होता। तो फिर हीर की नंद इन दोनों को भगाने में हेल्प करती है। ये दोनों भाग जाते हैं। अब दोनों ने जो है जोगियों वाला ड्रेस पहना होता है, तो एक तरफ हीर की ससुराल फैमिली पर अटैक कर देती है और दूसरी तरफ हीर की खुद की फैमिली भी उस पर अटैक कर रही होती है। अब ये दोनों खुद को बचाते बचाते जोगियों के पास पहुंचते हैं, तो वो इनको कोर्ट में ले जाते हैं। वहाँ पे ये फैसला सुनाया जाता है कि इन दोनों की मोहब्बत सच्ची है, इन दोनों की शादी कर दी जाए। अब रांझा अपने घर वापस जाता है और फिर बड़ी धूमधाम से बारात लेके आता है, क्योंकि अब उसे यकीन होता है कि अब उसकी शादी हीर के साथ ज़रूर हो जाएगी। लेकिन जब वो बारात लेके आता है, तो दूसरी तरफ जो हीर के अंकल होते हैं वो उसको लड्डू खिलाने की कोशिश करते हैं, और उस लड्डू में जहर होता है और वो खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब किस्मत को देखें कि जब रांझा उस हॉल में जहाँ पे वो बैठे होते हैं वो एंटर होता है, तो हीर को देखता है कि वो मर चुकी है, तो वो भी उधर ही बैठ जाता है और उसकी भी उधर ही डेथ हो जाती है। अब देखिए उनकी मोहब्बत कितनी सच्ची थी। उसकी बिलवड की डेथ हुई है तो उसी टाइम रांझे की भी जान निकल चुकी है। तो इन दोनों का लव ट्रू था, सोसाइटी को भी पता चल जाता है, हीर के पेरेंट्स को भी पता चल जाता है और उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है। कैदों के करैक्टर के जरिए हमें यह दिखाया गया कि कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कि कोई शख्स खुश क्यों है, वो उसकी खुशियों को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करते हैं। तो ये एक नेगेटिव करैक्टर दिखाया गया सोसाइटी के अंदर। हीर के पेरेंट्स जो होते हैं वो मान जाते हैं कि चलें ठीक है, रांझे को हम अपना दामाद बना लेते हैं। लेकिन जो कैदो होता है ना, वो उनके माइंड में ऐसी ऐसी बातें रांझे के खिलाफ करता रहता है कि वो भी नेगेटिव बन जाते हैं और वो कैदों की बातों में आके तो हीर की शादी कहीं और कर देते हैं। तो अब पछताने का क्या फ़ायदा, अब जब हीर और रांझा इन दोनों की डेथ हो चुकी है और इनका लव प्योर और नेचुरल था। इसी वजह से तो लोग इनको आज भी पढ़ते हैं और इनको आज तक भी याद रखा जा रहा है, ये भूल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि वो एक पेनफुल सिचुएशन थी कि कैसे सोसाइटी ने इन दोनों को मिलने नहीं दिया था। हीर का करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया स्टोरी के अंदर। वो इंटेलिजेंट होती है और बहुत ज़्यादा ब्रेव होती है। हालांकि इनकी सोसाइटी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन फिर भी ये अपने लिए आवाज़ बुलंद करती है, अपने हक में बोलती है
कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसको बेहोश करके तो ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे फीमेल स्ट्रेंथ को दिखाया गया है कि वो अपने हक में आवाज़ बुलंद करती है। तो जहाँ पे आपके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही हो वहाँ पे आपको ज़रूर बोलना चाहिए। खामोशी से बात मान लेना ये कोई बहादुरी नहीं होती। और रांझा भी बहुत पेशेंस दिखाता है, क्योंकि जब हीर की शादी किसी दूसरे शख्स के साथ हो जाती है तो उसके लिए एक बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। वो उसको बहुत सी सफरिंग को फेस करना पड़ता है और ये एक जोगी बन जाता है। यहाँ पे स्पिरिचुअल डिवोशन को दिखाया गया है कि वो अल्लाह से अपनी लो लगा लेता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो फियर ऑफ सेपरेशन बिगिंस टू अपीयर क्लियरली इन द स्टोरी। अब इस स्टोरी के अंदर क्लियरली आप लोगों ने देख लिया कि कैसे किस्मत का रोल दिखाया गया है कि फेट अगर उन दोनों को मिलवाना चाहती तो फिर कैदो क्या चीज़ थी। कैदों का कोई रोल नहीं था होना बीच में। जब अल्लाह ताला इन दोनों को मिलाना नहीं चाहते थे तो फिर वो दोनों कभी भी मिल नहीं सकते थे। तो आप देखें, ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर मोहब्बत मिल जाए। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो नामुकम्मल रहती हैं क्योंकि उनकी किस्मत में मिलना लिखा नहीं होता। द इमोशनल टोन बिकम्स डार्कर एंड मोर पेनफुल नियर द एंड। अभी स्टोरी का जो एंड है वो बहुत पेनफुल हुआ है। आपने भी देखा कि किस तरह हीरो रांझा को मौत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन दोनों की मोहब्बत इस दुनिया में तो नहीं मिल सकी। वो इस दुनिया में तो वो हार गए हैं, लेकिन हो सकता है उन दोनों की मोहब्बत आखिरत में जाके मिल जाए, उनकी रूहें आपस में मिल जाएं। तो वारिस शाह की हीर आज भी सिर्फ एक स्टोरी के तौर पर नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उसके पेन, उसकी लॉयल्टी और ट्रू लव को लोग फील करते हैं। हीर वारिस शाह आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। अगर किसी की मोहब्बत की एग्जांपल देनी हो तो लोग हीरो रांझा के लव की एग्जांपल देते हैं कि उनका लव कितना ट्रू था। तो आज का लेक्चर हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट टॉपिक पर जो भी वीडियो आए वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।